हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक बी। मैं दिव्यांशु आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लास 9th की एक प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रखा है, कक्षा 9 की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है और हम उसमें पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, 3 वीडियोस कर चुके हैं। आज हमारा है पार्ट 4। और इससे पहले के 3 वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाई नंबर्स के बारे में। हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। फिर हमने पहला वीडियो खत्म कर दिया। सेकंड वीडियो में क्या पढ़ा हमने? सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा भाई रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स को पूरा डिटेल से जाना और अच्छे से पढ़ा। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा क्या? परिमेय संख्याओं के बारे में। अब बात करते हैं थर्ड में क्या पढ़ा। थर्ड में हमने पढ़ा इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं के बारे में और थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लिया किसका? रियल नंबर्स का। वास्तविक संख्याओं का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लिया हमने और आज आ गए हैं हम पार्ट 4 के अंदर, जो कि है संख्या पद्धति का पार्ट 4, नंबर सिस्टम पार्ट 4। अब बात आती है कि बच्चों आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले तो लोकेट इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करना। ठीक है, लोकेट इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हम रेशनल नंबर या कोई भी 1 2 3 4 सबको क्या करते थे, या कोई फ्रैक्शन यानी भिन्न आती थी उसको भी नंबर लाइन पर दिखा देते थे। लेकिन जो इर्रेशनल नंबर है उसको कैसे दिखाएंगे? सपोज हम बात करते हैं √2, उसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? √3 उसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब √2 और √3 को हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, वो बात करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपांशन की। रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपांशन मतलब हो गया वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार। बेसिकली हम बात करने वाले हैं इसमें टर्मिनेटिंग की, यानी कि हिंदी में बोलो तो शांत, और इंग्लिश में बताएं नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला होता है, अशांत होता है, इसमें एक चीज और होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब रिपीट भी हो रहा है, इसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे? इस वाले को अशांत के साथ एक अनावृत्ति और लग जाएगा, या अनवसानी अनावृत्ति भी कई जगह आपको मिल जाएगा। तो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं लोकेट इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना, जैसे √2 और √3 को हम प्रदर्शित करके दिखाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? टर्मिनेटिंग यानी कि शांत, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, और जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अशांत अनवसानी या अनवसानी आवृत्ति जिसे कहते हैं। हिंदी में आप एक बार थोड़ा सा बुक में चेक कर लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। और ये तीनों जो होते हैं ना, ये हमारे रेशनल इर्रेशनल को बताने के ही काम आते हैं। कैसे आएंगे थोड़ा सा फ्यूचर के वीडियो में देखेंगे, मतलब इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो √3 और √2 वाला है ना, ये आपके पेपर में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई √3 को लोकेट करके बताओ, √2 को लोकेट करके बताओ। बहुत ही ईजी है, आपको फोकट का नंबर है, कुछ भी नहीं करना, सीधा नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में NTSC STSC में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपको कंपास वगैरह से, स्केल वगैरह से बनाना पड़ेगा। खैर वो आगे की बात है। तो आपको समझ में आया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नाउ द क्वेश्चन इज लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर √2 का निरूपण करना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। संख्या रेखा और वास्तविक संख्या रेखा एक ही चीज होती है, नंबर लाइन और रियल नंबर लाइन एक ही चीज होती है। लास्ट वीडियो के एकदम लास्ट में पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो वापस जाके देख लीजिएगा, याद नहीं है तो भी देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए √2 जो है, √2 कहाँ आएगा, किसके और किसके बीच में आने वाला है? तो √2 आएगा 1 और 2 के बीच में। ठीक है, एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। √2 कहाँ आने वाला है? 1 से 2 के बीच में। तो यहाँ मैं लोकेट करता हूँ 0 1 और 2। देखो ये मैंने क्यों बताया कि √2 कहाँ आएगा 1 से 2 के बीच में, ताकि आइडिया हो जाए आपको, एक आपको पता लग जाए कि यार 1 और 2 के बीच में आने वाला है तो इस जगह में आएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, अब कहाँ आएगा एक्चुअली वो पता लग जाएगा हमें, लेकिन बेसिकली हमें पता चल गया कि इसके बीच में आने वाला है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप सभी को पता है बोधायन प्रमेय हिंदी में बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जिसे बोलते हैं, उसका यहाँ पर यूज आने वाला है। तो अब देखिए ये कितनी डिस्टेंस हुई, ये हुई 1। ठीक है, ये 1 है। सिमिलरली मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे बनाना क्या है, एक 90 डिग्री बना लो आप चाहो तो ऐसे। ठीक है, मैंने यहाँ एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर दिया और 1 सेंटीमीटर ही ऐसे खींच दिया, क्योंकि एक जो माप ये है वही वाला माप ये खींच दिया। सपोज ये 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों 1 1 हो गए। तो अब देखो मैं अगर इनको मिलाऊंगा
तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका √2। क्यों हो जाएगा, तो देखिए अगर मैं ऐसे खींचता हूँ, सपोज़ ये लाइन है 1 सेंटीमीटर और मैं राइट एंगल बना लेता हूँ और ये भी हो जाता है 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है p² + b² = h², और मुझे सिर्फ हाइपोटेनियस निकालना हो तो ये इधर √ आ जाएगा। खैर इसके बारे में हम 9th क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, जो ट्रायंगल्स वाला चैप्टर है उसके अंदर, सॉरी 7 चैप्टर है एनसीईआरटी में। तो ये देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी, ये होगी 1² + 1² दैट इज़ √2। मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन कितनी है, √2 आ गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं मेरा जो कंपास है, मेरा जो प्रकार है वो खोलूँगा और यहाँ पर रखूँगा उसकी जो नुकीली चोंच जैसी होती है उसे, और जो मेरी पेंसिल या पेन है उसे यहाँ रखूँगा, और यहाँ से देखिए प्रकार को इतना खोलना है, कंपास को इतना खोलना है, और फिर लगा देना है एक आर्क यानी कि चाप, तो ये चाप लग जाएगा। ठीक है, तो ये चाप लगा दिया मैंने, और ये चाप कहाँ आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ आ गया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा √2 प्यारे बच्चों। थोड़ा सा नाम दे देते हैं, अच्छा लगेगा। मैं बोलता हूँ P, Q और R। तो मैंने क्या किया, पहले QR खींचा। QR क्या था, ऑलमोस्ट 1 का था, सेंटीमीटर कह लो चाहे 1 वो डिस्टेंस कह लो, ठीक है, नंबर्स वाली नंबर लाइन के बीच की। और सिमिलरली मैंने 1 यहाँ खींच दी, तो मुझे पता है ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये आ जाएगा कितना, √2। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको सिर्फ एक आर्क काटना है, जो ये आर्क यहाँ आके इस लाइन को काटेगा वही हो जाएगा आपका √2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा अलग लगा होगा क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का है ये, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी √3 समझाऊंगा तो हो सकता है आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए अच्छे से। नाउ द सेकंड वन इज लोकेट √3 और नंबर लाइन संख्या रेखा पर √3 का निरूपण करना है। तो देखिए हमने √2 में क्या किया था, हमने एक √2 की लाइन बना ली थी ट्राइंगल और एक आर्क काट दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो क्या करने वाले हैं, यही बात 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे और 2 लिख देंगे। जो √3 आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि 1 से तो बड़ा है और √4 जो होता है वो 2 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब √3 कहाँ आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा। मुझे इतना पता चल गया है प्यारे बच्चों। अब क्या किया जाए, अब कैसे निकालेंगे, तो अब उतना ही काम करना है, पहले √2 वाला ही। क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक कि ये 1 सेंटीमीटर या जो एक वाली रेखा है ये खींच ली, सेंटीमीटर की खींचो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि सीधा वही आंसर आएगा। आप स्केल लीक के उससे 1 सेंटीमीटर खींचिए, ऐसा आपके लिए ईजी रहेगा बिल्कुल ही, क्योंकि यार डिस्टेंस इधर उधर कर दोगे तो मतलब नहीं रह जाएगा। 1 सेंटीमीटर ले खींचो। अब देखो जो ये 1 सेंटीमीटर खींचा है इस पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाओ यहाँ पर इस 1 के ऊपर। तो 90 डिग्री का एंगल बना दिया और इसकी भी लेंथ कर दी 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 ये भी 1, और ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर = इसका स्क्वायर होता है। आपको पता ही होगा, अभी देखा ही था, p² + b² = h²। ये हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिफाइन करते हैं ये आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर तब आपको बताया जाएगा, डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आप यही ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला होता है और h फाउंड करना हो तो यहाँ पर √ आ जाता है। ये वाली भी 1 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = h। तो h आ गया कितना, 1 + 1 दैट मीन्स √2। तो मेरे पास ये तो √2 है। अगर मुझे √2 लोकेट करना होता पिछली बार की तरह तो मैं क्या करता, मैं कुछ नहीं करता। सपोज ये मेरा कंपास है, प्रकार है, तो मैं रखता इसको यहाँ पर। देखो बच्चों ऐसे, ये मेरी वो चोंच है, नोकीली नोक है, और ये मेरा पेन है, तो मैं इसको ऐसे करता और ये जो आर्क कटता ये हो जाता √2। लेकिन मुझे तो क्या दिखाना है, मुझे √3 दिखाना है। तो √3 कैसे दिखाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से मेरा d लेता हूँ और जो ये वाली लाइन जा रही है ना, मैं इसको एक बार नाम दे दूँ P, Q और ये वाला पॉइंट R। ये वाली जो लाइन जा रही है इसमें जो ये P पॉइंट है इसके ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ एक और 90 डिग्री का एंगल, और वो भी कितनी सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर की लेंथ कर देता हूँ इस लाइन की। ये 90 डिग्री है और ये वापस 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर था, आपको पहले ही पता है, और ये भी 1 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर लेके क्यों चल रहे हैं, ताकि ईजी रहे, हमारे लिए लोकेट करना आसान रहे, और कोई चेक भी कर ले तो उसको एग्जैक्ट वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए वापस क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। देखिए ये वाली लाइन है और ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं इसको मिला दूँ सपोज, और मैं इस पॉइंट को नाम दे दूँ सपोज T, तो जो ये TPR है, ट्राइंगल TPR क्या बन जाएगा, ट्राइंगल TPR बन जाएगा आपका समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हाइपोटेनियस ये वाली हो जाएगी। तो मेरे को अगर TR फाइंड करनी होगी, TR वाली लेंथ फाइंड करनी होगी, तो मैं क्या करूँगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और √। √2 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 2 होता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है। वैसे 1 की पावर कितनी भी कर दो वो 1 ही रहती है, आपको पता ही है। तो मेरे पास TR आ गया √3, मतलब ये वाली लाइन आ गई √3।
जैसे ही मेरे पास √3 आ गई प्यारे बच्चों, क्या करना है, वही काम, अब कंपास खोल लो अपना, कंपास की नोक रखो यहाँ पर, टी के ऊपर ले जाओ और एक आर्क काट दो। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक आर्क काट दो, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1.7 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, वैल्यू होती है 1.71 के आसपास इसकी, 1.731 ऐसे करके वैल्यू होती है √3 की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ट्राइंगल की फॉर्म में √2 बनाना है और फिर आर्क काटना है, √3 बनाना है और आर्क काटना है। अगर मैं सिमिलरली बात कर लूँ √5 के ऊपर, तो उसे कैसे लोकेट करेंगे, तो बच्चों देखो √5 कहाँ चला जाएगा, √4 के आगे आता है, √4 के बाद √5 आएगा, मतलब इस 2 से तो आगे चला जाएगा और 3 से पीछे हो जाएगा, मतलब 2 से 3 के बीच में क्या आएगा, √5। फिर क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे खींचेंगे तो 2 2 जा 4, मतलब स्क्वायर करते हैं, और 1 सेंटीमीटर की ऐसे खींचेंगे तो जो लाइन आएगी वो कितनी आएगी, √5 आएगी। फिर उस लाइन के ऊपर कॉम्पास रखेंगे और ऐसे एक आर्क काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और √5 का स्क्वायर कितना होता है, √5 का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट 2.2 के आसपास होता है। ठीक है, 2.23 के आसपास। तो ये आपको समझ में आएगा कैसे संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं रूट्स का। और अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे उसमें थ्योरी पार्ट भी आपको मिल जाएगा, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो √5 और √7 के लिए भी मैं आपकी क्लास लेकर आ जाऊँगा। फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। हमने सीखा √2 को और √3 को नंबर लाइन पर शो करना। बेसिकली क्या किया, पहले हमने 1 सेंटीमीटर ऐसे खींचा, 1 सेंटीमीटर ऐसे किया, और ये कितना आएगा, √2। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, बोधायन प्रमेय लगती है। ठीक है, हिंदी में पाइथागोरस थ्योरम को बोधायन प्रमेय बोलते हैं। तो ये आ जाएगा √2, और जैसे ही √2 आया, कंपास रखना है, ऐसे खोलना है और बस इसे आर्क काट देना, जहां वो आर्क इस लाइन को काटे वो हो जाएगा √2। सिमिलरली मुझे √3 बनाना है, तो ये तो √2 है ही, यहाँ 90 डिग्री डाल के 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, तो ये मेरे पास वापस एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। √2 का स्क्वायर आ गया 2 और 1 का स्क्वायर आ गया 1, तो 2 + 1 3, तो ये आ गई √3। इस बार क्या किया, यहाँ से आर्क खींच के यहाँ डाल दिया, तो जहाँ ये कट करे वहाँ हो जाएगा √3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हम बात करने वाले हैं डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार की। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, पहले बता चुका हूँ, रेशनल और इरेशनल, उनका जो टुगेदर कलेक्शन होता है, मतलब एक साथ संग्रह कर लेते हैं सारी रेशनल और इरेशनल नंबर, सभी अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का एक साथ किया गया संग्रह होता है, वो वास्तविक संख्या कहलाता है। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं डेसिमल एक्सपांशन की, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो आपने देखो पिछले वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल लिया था, वो था हमारा 6/10। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 0.6। इसके बाद कुछ चलेगा क्या, नहीं चलने वाला है बच्चों, 0.6 ही रह जाएगा। या मैं बात करूँ 3/5 की, तो ये क्या हो जाएगा, 0.6 ही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। मैं बात करूँ 5/10 की, तो ये क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ 7/10 की, तो ये हो जाएगा 0.7। मैं बात करूँ 11/10 की, तो ये हो जाएगा 1.1। मैं बात करूँ 45/4.5 की, तो ये हो जाएगा 10। और अगर मैं बात करूँ तो 10.0 भी बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि कोई अस्तित्व नहीं होता पॉइंट के बाद अगर 0 बच जाए तो मतलब नहीं है। तो अब देखिए, मैं बात करता हूँ मेनली इन 5 संख्याओं की ही, 5 फ्रैक्शंस जो मैंने लिए हैं। तो अब इन 5 फ्रैक्शंस में आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है प्यारे बच्चों, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, क्या कॉमन दिख रहा है भाई, कॉमन कुछ दिख रहा होगा। आप ये मत कहना कि ये भी 0.6 है, ये भी 0.6 है, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ पाँचों में क्या कॉमन है। पाँचों में एक चीज़ कॉमन आपने ये देखी होगी कि जो डेसिमल है उसके बाद में रुक जाता है नंबर, डेसिमल के बाद नंबर रुक जा रहा है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, डेसिमल यानी दशमलव आया, उसके बाद नंबर ठहर गया 6 के ऊपर जाकर। यहाँ पर भी दशमलव के बाद नंबर रुक गया, डेसिमल के बाद नंबर क्या हुआ, 0.5 के बाद खत्म हो गया, 0.7 डेसिमल के बाद खत्म हो गया, 1.1 डेसिमल के बाद खत्म हो गया। जहाँ पर नंबर डेसिमल के बाद में खत्म हो जाता है, देखो नंबर आगे चल नहीं रहा है। सपोज अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा 0.6257, तो ये नंबर भी क्या है, डेसिमल के बाद रुक जा रहा है, भले ही 1 2 3 4 में जाके रुक रहा है। या कोई नंबर मैं बात करूँ 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ जाकर भी अगर कोई नंबर रुक रहा है तो वो भी कॉमन है, मतलब आइडेंटिकली कॉमन है। क्या, वो ये बात बताता है कि डेसिमल के बाद वो कहीं ना कहीं जाकर रुक रहा है, भले ही 10 के बाद रुके, 15 के बाद रुके, या 16 के बाद, या 50 के बाद में। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी टर्मिनेटिंग। अब समझ में आई मैं क्यों बात कर रहा था इन सब चीज़ों की। मैं आपको बताना चाहता था टर्मिनेटिंग यानी कि शांत शब्द का मतलब, टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब समझाना चाहता था। टर्मिनेटिंग वो होगा जो डेसिमल के बाद रुक जाएगा। देखो सारी डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद में रुक जा रही है, तो उन्हें हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत। एक कहते हैं ना कि शांत हो गया, भाई ये नंबर चल नहीं रहा, ये नंबर यहाँ पर जाकर रुक गया, शांति से बैठ गया कि भाई मैं यहीं तक जाऊँगा, बस मैं शांति से बैठ गया, इसलिए मेरा नाम शांत हो गया। याद करने की ट्रिक है, ठीक है।
और इंग्लिश वाले ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ तक आने के बाद इसकी टर्म्स खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, तो ये टर्म क्या हुआ, नेटिंग हो गई, टर्मिनेटिंग हो गई। क्या हो गया, इसकी टर्म्स क्या होती है, खत्म हो जाती है, टर्म्स खत्म हो रही है। देखो 7 के बाद में टर्म्स नहीं है, आगे 9 के बाद में टर्म्स नहीं है, 7 के बाद टर्म नहीं है, 1 के बाद टर्म नहीं है, 6 के बाद टर्म नहीं है, 6 के बाद टर्म नहीं है, 5 के बाद टर्म नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद टर्म्स खत्म हो जा रही है तो उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और जो नंबर शांत हो जा रहा है, मतलब शांति से बैठ जा रहा है, यहाँ पर इस 7 के बाद ये नंबर आगे नहीं बढ़ा, शांति से बैठ जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे शांत। ये तो हो गई याद करने की ट्रिक कि भाई टर्मिनेटिंग को कैसे याद करेंगे, कि टर्म क्या होती है, खत्म हो जाती है, टर्म रुक जाती है, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। शांत, शांत हो जाती है, टर्म्स रुक जा रही है। अब एक और इसी का भाई आता है अशांत। भाई उल्टा भी तो होगा, मैथ्स में या कोई भी जगह अपन पढ़ते हैं तो क्या होता है, अच्छी चीज़ है तो बुरी भी होती है, तो ये सीधी चीज़ है तो इसकी कुछ उल्टी भी होगी, तो उसको भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बता ही चुका हूँ, अशांत। और आप इंग्लिश नाम भी याद रखें, अच्छा लगेगा आपको और आगे समझ करने की दृष्टि से भी अच्छा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत क्या होगा, शांत क्या था, जो रुक जा रहा था, तो ये क्या होगा, ये नहीं रुकेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैंने लिया 10/3। तो जो 10/3 है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो सबको पता है 3.33333333, ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता चला जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये अशांत का एग्जाम्पल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हो गया। क्यों, क्योंकि देखो ये डेसिमल के बाद रुक नहीं रहा है, अनंत तक चलता हुआ ही जा रहा है, दशमलव के बाद रुक नहीं रहा, इनफाइनाइट तक चल रहा है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई, सपोज मैंने ले ली पाई की वैल्यू जो होती है 3.142375 और ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलती जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। क्यों, क्योंकि ये भी क्या हो रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, डेसिमल के बाद रुक नहीं रही है, डेसिमल के बाद अनंत तक जा रही है। लेकिन इन दोनों के अंदर आपको कोई ना कोई डिफरेंस नजर आ रहा होगा प्यारे बच्चों। इनमें क्या डिफरेंस है, आपने देखते ही पकड़ लिया होगा कि देखो ये 3 सेम ऑर्डर फॉलो हो रहा है। यहाँ क्या है 1 4 2 5 7 कुछ भी आता जा रहा है, मतलब कोई सेम ऑर्डर नहीं है। इसमें क्या हो रहा है 3 3 3 3 3 3 3 सेम ऑर्डर आ रहा है। तो अब इनको भी कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसमें सेम ऑर्डर आ रहा है और इसमें डिफरेंट ऑर्डर आ रहा है टोटली, तो इनको भी तो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, इनका भी तो वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बच्चों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया। लेकिन इनका नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी क्लासिफिकेशन जरूरी है। क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमें दो चीज़ें मिल गई, एक जिसमें फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है, डेसिमल के बाद 333 आ रहा है, या सपोज कर लो डेसिमल के बाद कोई नंबर आ रहा है 3.625 625 625 625 और ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 625 पैटर्न फॉलो हो रहा है, डेसिमल के बाद 625 625 625 आ रहा है, और इसमें क्या है कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कुछ भी आ जा रहा है। तो इनका भी क्लासिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि फिक्स पैटर्न वाले को अलग दिखाएंगे और जो ऐसे ही चल रहा है उसको अलग दिखा देंगे। तो ये होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो हमने बात की थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। और ये सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हो और बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दोनों ही बातें सेम हैं। अगर मैं बोलूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो भी यही मतलब है, और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल दूं तो भी एक ही मतलब है। तो कुल मिला के बात क्या हुई, नॉन टर्मिनेटिंग में दोनों ही आते हैं, इसकी एक अलग से क्लासिफाइड रैंक कर दी क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई खास नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा था, यहाँ 625 हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं। इसको अलग कर दिया थोड़ा सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसमें रिपीटेशन हो रहा है, पर रिपीटेशन भी यही ध्यान रखना सेम चीज़ का हो रहा है। अगर ऐसा एग्जाम्पल आ गया सपोज 3.1001 0001 00001, तो ये आपकी रिपीटेशन की कंडीशन या रिपीटेशन में इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर बार 0 बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर 100 होता, सपोज ऐसा होता, तो हम इसको कंसीडर कर सकते थे किसके अंदर, रिपीटिंग वाले के अंदर। लेकिन जो पुराना वाला था वो क्या है, वो ऐसा था, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते प्यारे बच्चों रिपीटिंग के अंदर, क्योंकि हर बार एक 0 बढ़ता जा रहा है और हर बार कुछ और होता जा रहा है। यहाँ रिपीटिंग में देखिए सेम चीज़ आ रही है बार बार, तो ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर हिंदी में बात करूँ तो अशांत अनावृत्ति बोलते हैं इसको, अशांत अनावृत्ति या अनवसान अनावृत्ति भी है, थोड़ा सा हिंदी में नाम आप चेक कर लीजिएगा, मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस में यही नाम है, अलग वो अनवसान अनावृत्ति भी हो सकता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग को तो वही बोलेंगे अशांत। तो अशांत जो होगा वो क्या होगा, कुछ भी चला जा रहा है, और ये क्या है अशांत अनावृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये क्या होगा, रिपीट हो रहा है कोई फिक्स पैटर्न के बाद। 0.625 जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पर होना सेम चाहिए। ठीक है, जैसे कि सेम होना चाहिए 3.73737373, मतलब सेम चीज़ रिपीट हो रही है ना, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसको शो करने का एक अलग तरीका भी है। तो देखिए इसमें रिपीटेशन किस चीज़ का हो रहा है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो
मैंने लिख लिया 3 पॉइंट। अब रिपीटेशन किसका हो रहा है? 3 का, तो मैं सिर्फ एक 3 लिखूंगा और उसके ऊपर ऐसी बार लगा दूंगा। ये इसको लिखने का तरीका हो गया, इसका मतलब यही है, ठीक है। सिमिलरली मुझे ये लिखना हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 3 लिखूंगा, 0.625 लिखूंगा और उसके ऊपर बार लगा दूंगा। इसका मतलब 625 625 625 अनंत तक रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3.73, इसमें 73 के ऊपर बार लगा दी जाएगी। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को लिखने का तरीका। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो अशांत है, उसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे। अशांत अनावृत्ति जो है, उसमें जो चीज़ रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, उसके ऊपर बार लग जाएगी। जैसे इसमें दशमलव के बाद क्या आ रहा था, डेसिमल के बाद ही करना है, डेसिमल से पहले बार मत लगा देना। क्या है कि डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद ही करना है। दोबारा बोल रहा हूँ, तिबारा बोल रहा हूँ, 1000 बार बोल देता हूँ, डेसिमल के बाद ही ध्यान रखना। पहले यहाँ बार मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है किसी फेमस ऑर्डर में या किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, उसी के ऊपर बार लगेगी। यहाँ देखो 3333 रिपीट हो रहा था तो हमने 3 के ऊपर बार लगा दी। यहाँ 625 625 625 625 रिपीट हो रहा था तो हमने पॉइंट के बाद 625, दशमलव के बाद 625 पे बार लगा दी। यहाँ 73 73 73 हो रहा था बार बार रिपीट, तो हमने जो डेसिमल है, दशमलव है, उसके बाद जो 73 यानी 73 है, उसके ऊपर बार लगा दी। यहाँ पर कुछ भी रिपीटेशन हो नहीं रहा था तो कोई बार की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो अब मैंने आपको बता दिया कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, और क्या होता है हमारा टर्मिनेटिंग। यानी कि शांत पर भी बात कर चुके हैं, अशांत पर भी बात कर चुके हैं, और अशांत अनावृत्ति पर भी हम बात कर चुके हैं। अब हम आगे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेते हैं 4 से 5 मिनट का, और इस वीडियो को समाप्त करते हैं, सारा आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक डाउट नहीं आएंगे या जब तक कोई चीज़ हमें परेशान नहीं करेगी तब तक हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ सकते। अगर आप कोई भी चीज़ पहली बार समझेंगे तो उसमें आपको परेशानी आएगी ही आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज हमने पढ़ा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्मिनेटिंग और आपका नॉन टर्मिनेटिंग, जो शांत अशांत और अशांत अनावृत्ति, और जो पहले लोकेशन वाले क्वेश्चन पढ़े थे वो थोड़े से क्या है, दिमाग वाले हैं और थोड़े से सेट करने में टाइम लगता है। तो आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, एक बार में समझ में नहीं आएंगे, कोई भी टीचर आपको पढ़ा दे। सिर्फ प्रैक्टिस, मैथ्स अगर मैं आपको कितनी अच्छी पढ़ा दूं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप उसमें मास्टरी नहीं कर सकते, या आप उसमें अच्छे अंक नहीं ला सकते। रट कर ला सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, ठीक है। रटने वाली बात नहीं करेंगे, हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, हमें समझने से मतलब होना चाहिए। तो खैर, यहाँ तक आपको नोट कीजिए, अच्छे समझ में आया होगा। आप नोट्स बनाते रहिए, नहीं तो आप बुक पढ़ते रहिए और ये देखते रहिए सिर्फ, वो भी काफ़ी है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो आपको लगे कि बुक में नहीं है या बुक में समझ में नहीं आया हुआ, तो उसे आप नोट कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा शांत यानी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में हमने पढ़ा रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, और सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं इसको, सिंपल अशांत भी बोल सकते हैं। अब बात करोगे कि सर आपने अभी तो पढ़ा दिया, फिर टेबल क्यों बनवाई है? इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आएगी। अब मैं आपको एक इसके अंदर की पॉइंट्स देता हूँ। की पॉइंट्स का मतलब क्या है, आप सिर्फ वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि शांत है या अशांत है। ये क्या होगा, डेसिमल के बाद रुक जाएगा। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, ठीक है। देखो, इंग्लिश के विद्यार्थियों को भी समझ में आ रहा होगा जो इंग्लिश मीडियम के हैं कि डेसिमल के बाद रुक जाएगा। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं 0.625, ये क्या हो गया, डेसिमल के बाद रुक गया। एक और बता देता हूँ, 0.6 जो हम पढ़कर आए हैं वही एग्जाम्पल दिए हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं दूंगा आपको, क्योंकि कनेक्ट करना ईजी हो जाता है जो हमने पढ़ा है उससे। और अब बात करूँ रिपीटिंग की, तो रिपीटिंग में क्या होता है, देखो रिपीटिंग में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डेसिमल के बाद, यानी कि डेसिमल वही, दशमलव बार बार नहीं लिखूंगा, डेसिमल के बाद एक फिक्स ऑर्डर में रिपीटेशन होता है, रिपीट होते हैं नंबर्स। मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद एक फिक्स ऑर्डर में नंबर्स क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। सपोज आपने देखा था 0.33333, ये तो क्या होता है, 1/3 का होता है। और अगर हम 10/3 की बात करें तो वो होता है 3.333, और ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, एक फिक्स ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं। कैसे, 33333 33333, मतलब डेसिमल दशमलव के बाद एक फिक्स ऑर्डर आ रहा है, ये सिर्फ 3 ही रिपीट करेंगे। या हमने जो 0.625 वाला देखा था वो बात कर ले, या हमने जो 0.73 वाला देखा था वो बात कर ले कि भाई 73 रिपीट हो रहे थे, तो वो भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें तो डेसिमल के बाद इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ भी आ जाता है, आ जाता है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा ही था, पाई की वैल्यू आप देखते ही हैं,
कोई बुक्स जो होती हैं उसमें ऊपर पाई की वैल्यू लिखी भी होती है 3.143 ऐसे करके लंबी से चलती रहती है, कोई भी फिक्स नहीं होता, ऐसा रिपीटेशन नहीं होता कि कुछ नंबर्स रिपीट हो जाएंगे। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी, आपको लगा होगा ये की पॉइंट्स भी बता दिए, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग शांत अशांत हम कर लेंगे। अब शांत अशांत को करने में एक चीज़ बहुत अच्छी ये है कि अगर हमने शांत अशांत पता लगा लिए तो हम डिफाइन कर सकते हैं रेशनल और इरेशनल को। तो अब देखो जो ये शांत होता है ना, शांत ये आता है बच्चों रेशनल में, यानी कि जो शांत देगा ना आपको, जो फ्रैक्शन या जो संख्या आप सॉल्व करने के बाद में कोई भी डिजिट आपने सॉल्व करी, सपोज 625 आया, ये आया 0.625 या 0.6, तो वो डिजिट या वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा, वो रेशनल हो जाएगा। सपोज कोई फ्रैक्शन था उसको सॉल्व करने पे आया 0.625 या 0.6, या कोई ऐसा नंबर आया जो डेसिमल के बाद रुक जा रहा है, देखो ये नंबर रुक गया डेसिमल के बाद में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, आसान सॉरी तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शांत है। मतलब जो टर्मिनेटिंग आएंगे ना, जिनको सॉल्व करने पर टर्मिनेटिंग आ रहा है, शांत हो रही है संख्याएं, जो फ्रैक्शन सॉल्व करने पर टर्मिनेटिंग है या सिंप्लीफाई करने पर टर्मिनेटिंग है, जो भिन्न अपने सरलीकरण करने पर क्या है, शांत है, वो आ जाएंगी परिमेय के अंदर। सिमिलरली जो अशांत है, ये वाला सेक्शन, वो हो जाएगा अपरिमेय। भाई देख लो, √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.412375 ऐसे करके चलती रहती है, तो वो किस में आएगी, वो अपरिमेय होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो किस में आती है, अपरिमेय। इसीलिए जो रूट वाली संख्याएं हैं वो हमेशा चलती रहती है, √3 भी हमेशा चलता रहेगा, √5 भी हमेशा चलता रहेगा, √4 नहीं चलेगा क्योंकि √4 तो 2 आ जाता है, √7 भी हमेशा चलता रहेगा, √8 भी हमेशा चलता रहेगा, √10 भी चलता रहेगा, वो इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। इसलिए क्या होगा, जो हमारे रूट वाली संख्याएं हैं जिनका प्रॉपर रूट नहीं निकलता है, या हम बात करें पर्टिकुलर रूट नहीं निकलता है, जैसे √4 का निकल जाता है, √9 का निकल जाता है, हम बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है हमारे, उनके ऊपर वो सब क्या आएंगे, वो इसके अंदर आ जाएंगे, अपरिमेय के अंदर आ जाएंगे। सिमिलरली मैं बात करूं अगर कोई ऐसा नंबर जो रिपीट हो रहा है फिक्स ऑर्डर में, तो वो आ जाता है रेशनल की कैटेगरी में, मतलब ये भी रेशनल। आपने देखा होगा जो 10/3 है, क्या वो रेशनल नंबर है? जी बिल्कुल है। क्यों? क्या कंडीशन चाहिए? p/q फॉर्म में होना चाहिए, p/q फॉर्म के अंदर है, p और q इंटीजर होने चाहिए, p और q इंटीजर भी है, और p और q जो आपका है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो q 0 के इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, डेफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये रिपीटिंग वाले हैं ना, ये भी किस में आएंगे, रेशनल नंबर में, क्योंकि देखो ये जो है ये 1/3 है, तो 1/3 क्या रेशनल नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो तो आ जाएंगे रेशनल में, और जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो आ जाएंगे इरेशनल में। तो जो शांत है और अशांत अनावृत्ति हैं वो परिमेय संख्याएं होगी, और जो आपकी अशांत है और रिपीट भी नहीं हो रही है वो हो जाएगी अपरिमेय संख्याएं। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, दैट इज पाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 22/7। हमने देखा है कि पाई जो होता है उसका लगभग मान हम 22/7 लेते हैं, और जो पाई होता है ये क्या होता है, ये इरेशनल होता है। इरेशनल यानी कि अपरिमेय। अब अपरिमेय क्यों होगा? क्योंकि जो पाई है इसकी वैल्यू चलती रहती है, इसकी वैल्यू होती है 3.1428 और आगे चलती रहती है, ठीक है। अब बात आती है कि हमने अभी पढ़ा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल होता है, इसलिए पाई तो हो गया इरेशनल। लेकिन जो ये 22/7 है, अगर मैं बात कर लूँ आप पर इससे, तो ये क्या होगा, बच्चे कह देंगे पाई के इक्वल है तो ये भी इरेशनल ही होगा, लेकिन यही बच्चे मात खा जाते हैं, यही गलती कर बैठते हैं, क्योंकि 22/7 होता है वो आपका रेशनल होता है। इसके दो कारण हैं। देखो, जो पहली कारण या पहली बात करते हैं वो हम डेफिनेशन से ही कर लेते हैं। p/q की फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, p और q इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है, और q 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसने डेफिनेशन सेटिस्फाई कर दी, ये रेशनल हो गया। लेकिन अब हमने जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़े हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन जरूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पाई की वैल्यू होती है 3.142857142857 और इसी तरीके से चलती चली जाती है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रही है। लेकिन आपने यहाँ पर नोटिस कर ली होगी एक चीज़ कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 142857 142857। दैट मीन्स क्या हो गया, ये हो गया बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग तो हुआ, लेकिन साथ में रिपीटिंग भी हो गया। तो मैं इसके ऊपर ऐसे बार लगा सकता हूँ। बार का क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन होती है कि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद कोई फिक्स ऑर्डर अगर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये फिक्स ऑर्डर रिपीट हो रहा था, मैंने इसके ऊपर बार टिका दी, तो ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ रेशनल हो गया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि अशांत अनावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो आपका रेशनल हो जाता है। तो यहाँ पर कोई अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पाई जो है वो तो इरेशनल है, तो क्या 22/7 भी इरेशनल होगा? तो आप बोलेंगे नहीं। पहला रीजन तो ये हो गया कि हमने जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी उसी से हमने इसको क्लैरिफाई कर दिया, और दूसरा ये
टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला कर दो। आप अगर कोई क्वेश्चन आता है मान लो एग्जाम के अंदर, तो आप अगर उसका आंसर ऐसे लिख के आते हैं, सपोज क्वेश्चन आया कि जो पाई है उसकी वैल्यू होती है 22/7, लेकिन पाई जो है वो इरेशनल होता है और 22/7 22/7 जो है वो रेशनल है, तो आप वहाँ ऐसे लिख के आओ कि जो पाई है वो तो इरेशनल है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.1428, ऐसे चलती रहती है और कोई फिक्स ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होता है। तो ये क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने के कारण जो पाई है वो इरेशनल हो गया। तो यहाँ तक हमने बता दिया कि पाई इरेशनल है। फिर बात करते हैं 22/7 पे, तो आप लिखोगे कि डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं की परिभाषा से जो p/q रूप में है, p/q फॉर्म में भी है, p व q इंटीजर है, p व q पूर्णांक भी है, और जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि q 7 है, तो डेफिनेशन से ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। फिर आप सेकंड पॉइंट लिखो कि जो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होता है 3.142857 3.142857 इस तरीके का रिपीटेशन होता है, तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं क्या 3.142857 इसके ऊपर बार। तो ये क्या हो गया, इस कारण नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत अनावृत्ति हो गया, और जो अशांत अनावृत्ति होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर्स होते हैं। तो 22/7 22/7 रेशनल नंबर हो गया। हेंस वी प्रूव दैट द पाई इज इरेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और जो 22/7 22/7 है आपका वो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने पहले पाई को इरेशनल बता दिया बहुत अच्छे से, फिर आपने रेशनल नंबर की भी 2 डेफिनेशन दी, मस्त थ्योरेटिकल लिखा आपने 10 से 12 लाइन भर दी। टीचर दिल खोल कर नंबर देगा, सबसे बढ़िया कॉपी आपकी ही लगने वाली है उसको। खैर ये तो बात हो गई कैसे इंप्रेस करें या कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें टीचर के सामने, और ये आना भी चाहिए, आपको अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि यार छोटी मोटी चीज़ें तो सभी लिख के आएंगे, सब ये लिख के आ जाएंगे, लेकिन आप 2 रीज़न लिख के आओगे, लोग 1 रीज़न लिख के आएंगे। आप ये वाला भी लिखोगे, ये वाला भी लिखोगे, ये वाला तो सभी लिख देंगे, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है, लेकिन ये जब आप लिख के आओगे ना तो उसको लगेगा कि आपने कनेक्ट किया है रेशनल नंबर की डेफिनेशन से, परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन से, तो वो लगेगा कि हाँ यार इस बंदे को नॉलेज है, ये कनेक्ट कर रहा है चीज़ों को, रट नहीं रहा है। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो कर लीजिए। टेक्नोलॉजी बहुत है और बच्चे बहुत एडवांस है, मुझसे भी एडवांस होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की, और आप पढ़ रहे होंगे, मस्त आपको मज़ा आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर